वेलकम टू पुलिस भर्ती कोचिंग एकेडमी। तमाम बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट्स के लिए ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये वाला लेक्चर आपके सिलेबस के हिसाब से आपको दिया गया है इंडियन हिस्ट्री। क्या दिया गया है? इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी हिस्ट्री है। एंशंट हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है। तो अब आपको यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि कहाँ से यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पे आपको किसी भी हाल में एग्ज़ाम स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। अगर आप वहाँ यहाँ गए तो आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। अगर आप एंशंट हिस्ट्री पढ़ने बैठ जाएंगे, हो सकता है वहाँ से भी एक क्वेश्चन आ जाए, लेकिन वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए ये वाला लेक्चर जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे 1857 रिवोल्ट। ये जो है टॉपिक ये मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया है। मॉडर्न हिस्ट्री से यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। आपको इस लेक्चर को बहुत ही ज़्यादा गौर से देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ताकि आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए बात करते हैं 1857 रिवोल्ट। ये जो 1857 रिवोल्ट हुआ था, ये क्यों हुआ था? इसमें क्या ज़रूरी चीज़ें थी जो ये स्टार्ट हुआ था? ये जो 1857 की बगावत जिसे हम कहते हैं, तो आज़ादी की लड़ाई, जो इसे हम फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी इसको कहा जाता है। आज़ादी से पहले जो लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रिवोल्ट ऑफ 1857। आपके एग्ज़ाम में, आपके पेपर्स में कई सारे क्वेश्चन आते हैं इस तरह से, और कई बार इस तरह के क्वेश्चन आए हैं अभी तक कि कौन सा है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आपके ऑप्शंस में होता है कई सारे डेट, वहाँ पे होता है 1857 भी, इसको आप टिक करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो 1857 रिवोल्ट था, इसमें क्या ज़रूरी चीज़ें थी? क्यों ऐसा हुआ? ये जो रिवोल्ट हुआ, क्यों इसकी शुरुआत हुई थी? वो इसलिए क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे, जो यहाँ पर ब्रिटिशर, जहाँ पे जो अंग्रेज़ों का रूल चल रहा था, उनके कैरेक्टर को देखकर, उनकी पॉलिसीज़ को देखकर, इन सब चीज़ों को मिलाने के बाद, इन सब चीज़ों को देखने के बाद, यहाँ पे इंडिया में बहुत सारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो गई थी। इनकी पॉलिसीज़ को देखकर, इनके कैरेक्टर्स को देखकर, इसीलिए इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से शुरुआत मानी जाती है इंडिपेंडेंस, आज़ादी की लड़ाई के लिए। तो थोड़ा सा हम इसके पीछे जाएंगे, इसका पास्ट थोड़ा सा देखेंगे। 1857 से पहले की बात जब करेंगे, तो यहाँ पे हम बात करेंगे 1806 की। 1806 से हम थोड़ा सा कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से भी लेंगे। तो यहाँ पे विल्लोर एक जगह है, वहाँ पे सिपाही जो थे, जो उनके सोल्जर्स थे, जो कि इंडियन थे, जो कि अंग्रेज़ों की फ़ौज में रिक्रूट हुए थे, इन्होंने बगावत की। क्या की? इन्होंने बगावत की। कहाँ की बात है? विल्लोर की बात है। सबसे पहले 1806 की बात है। तो उसके बाद और एक डेट आता है जिसे कहते हैं 1854। 1854 की बात करेंगे तो यहाँ पे 47th रेजिमेंट ऑफ बरकपुर, कहाँ से? बरकपुर की बात हो रही है। यहाँ पे बरकपुर में जो 1824 में जो 47th रेजिमेंट था, जिन्होंने रिफ्यूज़ किया। कहाँ, किस लिए रिफ्यूज़ किया? बर्मा जाने के लिए। बर्मा इनको भेजा गया था, लेकिन इन्होंने रिफ्यूज़ किया, इन्होंने बायकॉट किया। इन्होंने कहा कि भाई हम तो नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? सी रूट से नहीं जाएंगे। तो ये जो बरकपुर का जो ये बायकॉट किया था इन्होंने, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बनता है। उसके बाद
1844 की बात करेंगे। 1844 में 7th बटालियन की बात करेंगे। 7th बटालियन इन्होंने भी रिवोल्ट किया, इन्होंने बगावत की, इन्होंने बाइकआउट किया। किस वजह से इन्होंने बाइकआउट किया? जो ये अंग्रेज़ों की फ़ौज थी, जो कि इंडियन थे, उन्होंने बाइकआउट किया। इस वजह से बाइकआउट किया कि इनकी जो सैलरीज थी वो बराबर नहीं दी जाती थी। इनका जो भत्ता था वो नहीं बराबर दिया जाता था, नहीं दिया जाता था। क्यों? वहाँ पे इनको जब किसी और जगह, बाकी जगहों पर इनको भेजते थे, और कई सारी जगहों पर लड़ने के लिए इनको भेजा जाता था, उसके लिए एक्स्ट्रा बोनस जो इनको फौजी को मिलना चाहिए वो इनको नहीं देते थे। इसलिए भी इन्होंने बाइकआउट किया था। ये 1857 से पहले की बातें हैं। तो उसके बाद 1857 इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? 1857 में बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था, इसको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी। तो इसके काजेज़ क्या थे? जो ये बगावत यहाँ पे शुरू हुई थी, इसके जो ये जो रिवोल्ट यहाँ पे शुरू हुआ था, इसके काजेज़ क्या थे? इसके काजेज़ पहले देखेंगे। इसके काजेज़ यहाँ से सबसे पहला रीज़न जो था, सबसे पहला रीज़न यहाँ पे था ग्रीज़र कैटरेज। आपसे कई बार क्वेश्चंस में पूछा गया है, आपके एग्ज़ाम्स में कई बार ये क्वेश्चन आया है कि क्या थे काजेज़ जो 1857 को यहाँ पे पुश मिला, यहाँ पे एक रिवोल्ट का। तो क्या था काजेज़? सबसे पहला काज था यही ग्रीज़र कैटरेज था। यहाँ पे बोला गया इनको कि ये जो काऊ और पिग जो इनकी चर्बी से ये जो हथियार बनाते हैं, इसमें ग्रीज लगाई जाती है, इसी की चर्बी से लगाया गया। तो यहाँ पर दोनों कम्युनिटी, जो भी मुस्लिम थे और हिंदू थे, दोनों ही कम्युनिटी ने इसको बाइकआउट किया। दोनों ही कम्युनिटी ने इन्होंने रिफ्यूज़ किया, ऐसे कैटरीज, ऐसे हथियार को लेने से, यूज़ करने से, इस्तेमाल करने से मना किया। उसके बाद दूसरा रीज़न था सोशल एंड रिलीजियस काजेज़। सोशल एंड रिलीजियस काजेज़ में क्या क्या आते हैं? इसमें आता है एबॉलिशन ऑफ सती। आता है। तो एबॉलिशन ऑफ सती इन्होंने, अंग्रेज़ों ने ऐसे कानून बनाए थे जिससे हिंदू जो रूल थे, हिंदू जो कानून थे उस टाइम, यहाँ पे ये जो सती सिस्टम चल रहा था, 1929 में इसको एबॉलिश कर दिया गया था। किसमें? 1929 में इसको एबॉलिश कर दिया गया था। ये किसने किया था? अंग्रेज़ों के एक्ट ने, अंग्रेज़ों के नए कानून ने। इस तरह से भी हिंदुओं को ये लगा ये तो अब हमारे रिलीजन में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो इसके लिए भी ये भी एक काज था। इनको ये पसंद बिल्कुल भी नहीं आया। तो यहाँ पे और एक काज था सोशल काजेज़ में से, और भी एक है, दूसरे नंबर पर है, ये था हिंदू रिमैरेज। ये जो भी विडोज़ होते थे यहाँ पे, इनके लिए एक कानून बनाया, इनके लिए एक एक्ट आया 1856 में। कहाँ से आया? 1856 में एक कानून आया अंग्रेज़ों के द्वारा, जिसमें कहा गया कि हिंदू रिमैरेज होगी, जो भी विडोज़ है उनको फिर से शादी कर सकते हैं। अब जहाँ पे डायरेक्ट इंटरफेरेंस आ गई, यहाँ पे रिलीजन के यहाँ पे जो है रिलीजन को यहाँ पर डायरेक्ट इंटरफेरेंस आ गई, तो यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी जो है, इनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। क्यों नहीं पसंद आया? इनको ये लगा कि यहाँ पे अब तो अंग्रेज़ यहाँ पर डायरेक्टली रिलीजन में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो और भी एक काज था यहाँ पे, वो था क्रिश्चियन मिशनरीज़ जो था, यहाँ पे अंग्रेज़ों ने ऐसे एक्ट लाए 1950 में, क्रिश्चियन मिशनरी लाए। 1950 की बात कर रहे हैं, तो क्रिश्चियन मिशनरी यहाँ पे लाई गई। अंग्रेज़ों के द्वारा इस क्रिश्चियन मिशनरीज़ को यहाँ पे लागू किया गया, यहाँ पे लोगों को क्रिश्चियन बना दिया गया।
तो यहाँ पे इन लोगों को, ये जो है इंडियन जो कम्युनिटी थी, यहाँ पे हिंदू थे, मुस्लिम थे, बाकी जो भी थे, उनको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो उस टाइम जो भी रेवोल्यूशनरीज थे, जो भी रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे, उनको यहाँ पे इस चीज़ के लिए यहाँ पे बाइकआउट करना पड़ा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ की। तो यहाँ पे एक एक्ट लाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, वो था 1850 में एक एक्ट लाया गया था। यहाँ पे अगर कोई भी रिलीजन चेंज करता है, जैसे कि कोई भी यहाँ पे इंडियन है, तो इंडियन ने किसी ने चेंज किया रिलीजन, तो अगर वो किसी और रिलीजन में जाके गया, तो यहाँ पे उसको भी राइट दिया गया कि उसके जो पेरेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी पर उनको पूरा राइट्स मिले थे यहाँ पे। तो ये इनकी जो जिसने भी बंदे ने यहाँ पे रिलीजन चेंज किया, वहाँ पे किसी और रिलीजन में चला गया, तो उसको फिर उसके घर में से, उसके फादर की प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं मिलता था। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया, ऐसा कानून लाया कि इसको चेंज करने के बाद भी, रिलीजन चेंज करने के बाद भी इसको प्रॉपर्टी में से पूरा हिस्सा मिल रहा था। तो ये भी एक काज था यहाँ पे। तो यहाँ पर आगे बात करते हैं इकनॉमिक काज की। इकनॉमिक काज कौन से थे? इकनॉमिक कॉज और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। इकनॉमिक कॉज अगर आपके क्वेश्चन में आता है, आपके पेपर में आता है, तो आपको ड्रेन ऑफ वेल्थ दिमाग में रखना पड़ेगा। ड्रेन ऑफ वेल्थ से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उसी को टिक करेंगे। इकनॉमिक कॉज था 1857 में ड्रेन ऑफ वेल्थ। यहाँ पे लोगों को कई सारी चीज़ों में राइट्स नहीं दिए जाते थे। कई सारी चेंजेस हुई थी यहाँ पे अंग्रेज़ों के द्वारा, जैसे कि एग्रीकल्चर में ऐसी चीज़ें, ऐसे कानून लाए गए थे यहाँ पे जिससे जो किसान है उसकी जो ज़मीनें थी वो उसकी अपनी नहीं रहती थी, उसको एक कमोडिटी की तरह यूज़ किया गया। उसको बेचा भी जा सकता था, उसको ख़रीदा भी जा सकता था। इसलिए इस ज़मीन को वो अपने प्रॉपर्टी राइट्स के हिसाब से ये लोग नहीं रखने देते थे। यहाँ पे क्योंकि डेवलपमेंट नहीं हुई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, इसको नहीं होने दिया। ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे होनी थी, यहाँ पे फैक्ट्रीज, मशीनरीज यहाँ पे लगानी थी, उन्होंने नहीं लगानी। यहाँ पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द सेंस कि यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे अपने इंग्लैंड में, अपने बाकी कंट्रीज़ में, वहाँ पे इसको इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में इसको कई सारे प्रोडक्ट्स बनाते थे। फिर वही प्रोडक्ट्स वापस यहाँ रिटर्न में इंडिया में बेचते थे। तो ये हमारा ही जो रॉ मटेरियल था ये बाहर से बन के आता था, तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बनी ही नहीं पाई। तो इस वजह से भी ये एक इकोनॉमिक काज है, इसको हम इकोनॉमिक काज कह सकते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो आगे बढ़ते हैं, और एक पॉइंट है यहाँ पे मिलिट्री ग्रीवेंसेस। जो मिलिट्री की जो प्रॉब्लम थी, जो हमारे इंडियंस जो लोग थे वो उसमें ब्रिटिश आर्मी में रिक्रूट हुए थे, उनकी कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उनके साथ जो बिहेवियर था, उनके साथ जो रहने का तरीका था, उनके साथ जो भी चीज़ें उनको फैसिलिटीज़ मुहैया करानी थी वो इन्होंने नहीं की। जितने भी सिपाहीज थे, जितने भी उनके बटालियंस थे, इंडियंस को यहाँ पे इनकी कंडीशन के हिसाब से जितना इनको चाहिए था वो इनको नहीं मिलती थी। इनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती थी। तो इसलिए भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉइंट बनता था कि इनको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी नहीं दिया जाता था। जब भी इनको फॉरेन कंट्री में भेजा जाता था किसी और काम के लिए, किसी और जगह पर लड़ने के लिए, इनको एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलती थी। इनको यहाँ से घर से निकलना था, क्योंकि और जगहों पर जाना था, और बाकी सारी कंट्रीज़ में इनको लड़ने के लिए भेजा जाती थी। तो यहाँ पे इनको क्योंकि घर से दूर थे, इनको और भी ज़्यादा खर्चा लगता था, तो इनको यहाँ पे पैसा जो है नहीं दिया जाता। जितने भी कंपलसरी
इनको जितने भी कंपलसरी ट्रैवल होता था, इनको कंपलसरी जितने भी यहाँ पे बटालियन होते थे, जितने भी सिपाहीज होते थे, इनको कंपलसरी क्रॉस समंदर पार किसी और कंट्री में जाना होता था। तो इनकी वजह से, इन चीज़ों की वजह से भी ये जो आर्मी थी इनकी, इन्होंने रिवोल्ट किया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1854 में ऐसा एक्ट लाया, 1854 में इन्होंने ऐसा एक्ट लाया जिसमें यहाँ पे मिलिट्री के लिए, जो भी इनकी मिलिट्री थी, जो हमारी इंडियन लोग थे जो इनकी मिलिट्री में रिक्रूट हुए थे, ये बाहर की कंट्रीज़ में जाते थे। तो बाहर की कंट्रीज़ में से इनको पोस्टल ऑर्डर्स भेजने होते थे अपने घर, या फिर कोई भी मैसेज, कोई भी लेटर इनको भेजना होता था। इनको फ्री सर्विस नहीं दी जाती थी। इन्होंने ऐसा एक्ट लाया 1854 में आर्मी के लिए, जिसकी वजह से इनको फ्री सर्विस, जो पोस्टल फ्री सर्विस इनको दी जा, वो बंद कर दी गई थी। तो यहाँ पे इस वजह से भी एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया था इन्होंने। 1857 के रिवोल्ट का और एक काज था, वो था पॉलिटिकल काज। पॉलिटिकल काजेज़ की वजह से ये पाँचवें नंबर पर ये आता है, जो पॉलिटिकल काज आता है। पॉलिटिकल काजेज़ की वजह से इनको यहाँ पे रिवोल्ट देखना पड़ा। तो पॉलिटिकल काजेज़ की क्या बात है यहाँ पर हो रही है, यहाँ पे मुग़ल रूलर्स जो थे, या फिर बाकी राज्यों में जो हिंदू रूलर्स थे, इनके रूल में इन्होंने इंटरफेयर किया। क्या किया? इन्होंने इनके रूल में इंटरफेयर किया। तो यहाँ पे इन लोगों के लिए, जैसे कि यहाँ पे मुग़ल रूलर्स थे, यहाँ पे बाकी राज्यों में और भी बाकी रूलर्स थे, उनके रूल में, उनके जो सिस्टम उनका चल रहा था उसमें इंटरफेयर किया। किसने इंटरफेयर किया? अंग्रेज़ों ने इंटरफेयर किया। अंग्रेज़ों ने जब इंटरफेयर करना शुरू किया 1849 में, जब डलहौसी वाइसराय थे, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट आपको रहने वाला है, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको एक पॉइंट यहाँ पर रहने वाला है, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में, बताइए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने शुरू किया था इंडिया में? वो आपको क्या कहना है? तो डलहौसी आपका आंसर होगा। आपके क्वेश्चन में आने वाला है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने स्टार्ट किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो वाइसराय थे डलहौसी 1849 में, इन्होंने एक ऑर्डर निकाला। क्या निकाला? एक ऑर्डर निकाला। ऑर्डर निकालने के बाद इन्होंने ऑर्डर में क्या लिखा? ऑर्डर में इन्होंने बताया कि जो भी नया रूलर होगा किसी भी राज्य में, किसी भी जगह पर, तो क्या था ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था। यहाँ पे इन्होंने, अंग्रेज़ों ने, ये जो डलहौसी थे वाइसरॉय, इन्होंने इस कानून को लाया, इस एक्ट को लाया यहाँ पे 1849 में। यहाँ पे क्या कहा गया यहाँ पे इसलिए इसको लाया गया। इसमें कहा गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का यहाँ पर क्या मतलब है। इन्होंने इसमें ऐसा किया, एक ऐसा कानून लाया जिस पे लिखा गया नो अडॉप्टेड सन शैल बी किंग। जो भी राज्य में, वहाँ पर अगर कोई किंग है, वो अपना रूल चलाता है, तो उसका अपना सन नहीं है, उसका अपना वंश चलाने के लिए अपना नहीं है, तो वो गोद लिया हुआ बच्चा को यहाँ पर सिंहासन पर नहीं बिठा सकता। उसको, जो गोद लिया हुआ बच्चा है, उसको यहाँ पर गद्दी पर नहीं बिठा दिया जाएगा। तो क्यों नहीं बिठा दिया जाएगा? क्योंकि एक्ट आया है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि इसका जो सिस्टम है वो वहीं पर लैप्स हो गया। इसके आगे उसको वहाँ पे रूल करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो कौन करेगा रूल? फिर ब्रिटिश करेंगे। तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, ये यहाँ पे मुग़ल रूलर्स के लिए भी था, हिंदू रूलर्स के लिए भी था, राजपूताना रूलर्स के भी था। तो इन सबों ने बहुत सारे जगहों पर, बहुत सारे राज्यों में इनको जो है अपना सिस्टम गंवाना पड़ा, अपनी जो गद्दी थी वो गंवानी पड़ी। तो इसमें से कई सारे राज्य हैं जिसमें इन्होंने इस कानून के द्वारा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा, यहाँ पे इनके रूल को ख़त्म कर दिया। इसमें कई सारे राज्यों के नाम आपके एग्ज़ाम में भी आते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन कौन से राज्यों में यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। तो कौन से राज्यों में किया था? एक तो था सतारा,
1848 में। सतारा में भी यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ। फिर जयपुर में 1849 में हुआ, संबलपुर में 1850 में हुआ, भगत में भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का यूज़ किया गया, उदयपुर में भी यहाँ पर भी इसका यूज़ किया गया, झांसी में भी इसका यूज़ किया गया। तो उसके बाद नागपुर में भी यहाँ पर इसका यूज़ किया गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाले कानून का। ये जो था ये इन्होंने ज़बरदस्ती वाला कानून यहाँ पर लगाया हुआ था कि यहाँ पर जिसका अपना वंश नहीं है आगे बढ़ाने के लिए, तो उसको क्या है, उसका जो सिस्टम है वहीं पर बंद कर दिया जाएगा, उसको वहाँ पे अंग्रेज़ों के अंडर लाया जाएगा। तो और भी एक राज्य था, उसका नाम था अवध। तो अवध में ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू ही, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ही यहाँ पर इनको हटाया गया गद्दी से। तो इसमें यह भी था, जो भी मिसरूल करेगा, जो भी यहाँ पर मिसरूल करेगा, यानी कि जिनको रूल करना नहीं आता या फिर कहीं किसी भी तरह से बगावत करेंगे, तो इनको यहाँ पर हटा दिया जाएगा। यहाँ पर ये जो इनकी गद्दी है, गद्दी में से उठा दिया जाएगा। तो और भी कुछ काजेज़ थे, और भी बाकी जैसे कि काजेज़, उसमें से एग्रेरियन काज एक था। जो एग्रेरियन काज था ये भी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रखता है। एग्रेरियन काज यानी कि लैंड रिलेटेड यहाँ पे किसान से रिलेटेड होता है। लैंड जहाँ भी है वहाँ पे किसान का यहाँ पर आता है। ये जो लैंड रिलेटेड चीज़ें थी, लैंड रिलेटेड जैसे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी बना दिया इसको, तो यहाँ पे इसको जो लैंड थी किसानों के पास, इसको ऐसा चीज़ बना दिया गया था कि यहाँ पर इसको एक कमोडिटी की तरह यूज़ किया गया, इसको बेचा गया, इसको ख़रीदा गया, इसको कमोडिटी की तरह इसको यूज़ किया गया। जो पीजेंट्स थे उनको, जो यहाँ पर किसान थे, उनकी फसलों को यहाँ पर बराबर जो है उनकी रेट नहीं मिलती थी। तो यहाँ पे जो कई सारे एग्रेरियन प्रॉब्लम्स, तो ये चीज़ें थी, जो काजेज़ थे, जो मेजर काजेज़ थे किसके, 1857 के थे। तो 1857 में आप क्या याद रखेंगे, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत, इसको देख के आप बिल्कुल भी डरिए नहीं। एक तो साहब बहुत ही आसान है, यहाँ पर। एक तो था ग्रेजर कैटरेज, एक नंबर 1 पर ग्रेजर कैटरेज यहाँ पर इन्होंने यूज़ करना मना किया। तो और दूसरा काज क्या था, यहाँ पर सोशल एंड रिलीजियस काजेज़ थे। सोशल एंड रिलीजियस काजेज़ में एबॉलिशन ऑफ सती था 1929 में, एबॉलिशन ऑफ सती। हिंदू रिमैरिज था, तो यहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज था। तो रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ था, जिसमें चेंज जो करेगा रिलीजन उसको यहाँ पर प्रॉपर्टी का हक दिया गया था। तो और जो काजेज़ थे वो थे इकोनॉमिक काजेज़ यहाँ पर आपको याद रखने पड़ेंगे। ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ था। तो और क्या हुए थे, मिलिट्री ग्रीवेंसेस थी। तो ये जो मिलिट्री थी, मिलिट्री यहाँ पर जो जिसमें इंडियन लोग रिक्रूट हुए थे, उनकी ग्रीवेंसेस थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। तो और एक काज था 5वां नंबर पर, वो था पॉलिटिकल काज में क्या था, इसमें सबसे बड़ा माना जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लाया था, ये लाया था डलहौसी ने। कौन से ईयर में, 1849 में। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। और इसमें से कई बार एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आए हैं, बताइए कौन सा स्टेट है, कौन सा राज्य था जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का यूज़ किया गया था डलहौसी के द्वारा। ये जो राज्य है इसमें आपको एक नज़र मारनी पड़ेगी। सतारा था, जयपुर था, संबलपुर था, भगत था, उदयपुर था, झांसी था, नागपुर था, और अवध भी था। इसको मिसरूल की वजह से यहाँ पर गद्दी से हटा दिया गया। तो उसके बाद एग्रेरियन काज थे। तो कौन कौन से रिवोल्ट्स हुए थे यहाँ पे 1857 में, जो आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आपको बहुत ही ज़्यादा याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे 1857 के मार्च की जब बात करेंगे, तो मार्च में 1857 में यहाँ पर बड़े बड़े रिवोल्ट स्टार्ट किए गए थे। यहाँ पे बात करेंगे 29 मार्च की। 29 मार्च में 1857 में क्या हुआ था, यहाँ पे 19th इन्फेंट्री बटालियन जो कि बरकपुर में था,
तो बरकपुर में 19th इन्फेंट्री बटालियन ने रिफ्यूज़ किया, क्या किया, रिफ्यूज़ किया राइफ़ल को यूज़ करने के लिए। क्या किया, राइफ़ल को जो उनको दी जाती थी इनको यूज़ करने के लिए यहाँ पे इन्होंने मना किया, इन्होंने बाइकआउट किया। जो भी सिपाही थे, जो भी सोल्जर्स थे अंग्रेज़ उनके, जो कि इंडिया के थे, इंडियन थे, यहाँ पर नेटिव लोग थे, उन्होंने मना किया, उन्होंने बाइकआउट किया। ये जो 1857 की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, यहाँ पे इन्होंने बाइकआउट किया। तो इन हथियारों को यूज़ करने के लिए उस टाइम अगर आपसे कहा गया कि कौन थे वहाँ पे उस टाइम के कमांडर, उस टाइम के कॉलोनल कौन थे, उस टाइम के कॉलोनल थे मिच्छल। मिच्छल इनका नाम है, जो वहाँ पे कमांडर थे। बगावत की गई थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, तो कौन थे वहाँ के कमांडर, मिच्छल थे। कौन थे, मिच्छल थे। 34th बटालियन में थे मंगल पांडे साहब। कौन थे, 34th बटालियन में थे मंगल पांडे। मंगल पांडे अगर आप देखेंगे कई सारी किताबों में है, बहुत ही मशहूर नाम है इनका। ये जो मंगल पांडे थे इन्होंने अटैक किया, ये 34th बटालियन में से इन्होंने अटैक किया। किसके ऊपर अटैक किया, ब्रिटिश ऑफिसर्स के खिलाफ। ब्रिटिश ऑफिसर्स को यहाँ पे अटैक किया, इनको मार दिया यहाँ पर। किसने, मंगल पांडे ने। और मंगल पांडे जो थे, मंगल पांडे ही थे ऐसे बंदे जो यहाँ पर लीडर थे किसकी, सिपाही म्यूटिनी की। सिपाही म्यूटिनी पर जो थे यहाँ पे इनकी लीडरशिप थी इन्हीं की। इनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रोल इनका यहाँ पर है, जो इन्होंने यहाँ पर हमला किया था ब्रिटिश ऑफिसर्स के। अंग्रेज़ों को, बहुत सारे अंग्रेज़ों को मारा गया था, बहुत सारे अंग्रेज़ों को मारा था इन्होंने। तो यहाँ पर इस जो ये रिवोल्ट था, जो ये बगावत की थी, इनको सुप्रेस किया गया, इनको सुप्रेस किया गया था, इनको दबा दिया गया था। तो इनको ये जो बगावत यहाँ पर हुई थी, इनको आगे बढ़ने के बजाय इनको डिप्रेस कर दिया गया, इस बगावत को ख़त्म कर दिया गया। जो ये मंगल पांडे साहब थे, मंगल पांडे को यहाँ पर इन्होंने क्या किया, मंगल पांडे को ये जो लीडर थे यहाँ पर इस म्यूटिनी के, ये जो लीडर थे, इनको क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया गया, इनको फांसी पे लटका दिया गया, इनको शहीद कर दिया गया। तो यहाँ पर ये जो म्यूटिनी थी, ये जो इनकलाब यहाँ पर आया था, ये जो यहाँ पर लड़ाई शुरू हुई थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, इसको बंद कर दिया गया। कैसे बंद कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया गया। ये मंगल पांडे की फांसी की वजह से अब यहाँ पर और ज़्यादा इसमें ज़्यादा नहीं, और ज़्यादा इसको अब आगे बढ़ने नहीं दिया। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं मार्च के बाद अप्रैल के, मार्च के बाद आते हैं अप्रैल में। अप्रैल और मई ये जो 2 महीने हैं, अप्रैल और मई 1857 के द्वारा, 1857 में ही 1857 की बात हो रही है यहाँ पे। ये जो अप्रैल और मई है 1857 की, यहाँ पे कई सारी चीज़ें हुई। कई 90 लोगों ने जो है रिफ्यूज़ किया। क्या किया, रिफ्यूज़ किया हथियार, ऐसे हथियार जिसमें ग्रेज़र कैटरेज था, जिसमें ये जो हमने पहले भी बताया था कि जानवर की चर्बी को यहाँ पर लगा दिया गया था। तो अगर आप देखेंगे काऊ जो है हिंदुओं के लिए काफ़ी ज़्यादा पवित्र है, तो पिग जो है मुसलमानों के लिए काफ़ी ज़्यादा हराम माना जाता है यहाँ पर। तो इन दोनों को यहाँ पे लगा दिया गया था, इनकी चर्बी को। तो यहाँ पर ग्रेज़र कैटरेज जो था, ग्रेज़र कैटरेज, इसकी वजह से इन्होंने 90 लोगों ने एक साथ में यहाँ पे रिफ्यूज़ किया। 90 लोग वहाँ पे उस टाइम के हिसाब से काफ़ी बड़ा नंबर होता था। तो इन्होंने यहाँ पर रिफ्यूज़ कर दिया, इन्होंने बगावत कर दी कि हम ये वाले हथियार नहीं उठाएंगे। उसमें से जब अंग्रेज़ों की रिएक्शन हुई इस बगावत के लिए, यहाँ पर अंग्रेज़ों की जब इनका रिएक्शन आया, तो इन्होंने क्या किया, 85 लोगों को, 85 जो 85 लोग इसमें थे, इनको एक तो डिसमिस कर दिया नौकरी से। जो इनकी सिपाही, जो लोग ये सिपाही थे, इनको डिसमिस कर दिया, और साथ में 10 साल की जेल लगा दी। यहाँ पर इनको 10 साल की जेल लगा दी। ये था अंग्रेज़ों का रिएक्शन। तो ये कहाँ पे ये चीज़ें हुई थी, ये हुई थी मेरठ में। कहाँ पे, मेरठ में ऐसी चीज़ें हुई थी अप्रैल और मई में। यहाँ पर 10 साल के लिए 85 लोगों को जेल भेज दिया गया था। तो उसके बाद ये जो
ये जो मेरठ वाली चीज़ें हुई थी ये 9 मई को हुई थी। किसमें? 9 मई। तो 9 मई के बाद उसके अगले ही दिन 10 मई, यानी कि उसके अगले दिन नेक्स्ट डे ऑफ 9 मई, दैट इज़ 10 मई। तो 10 मई में यहाँ पर अगले ही दिन यहाँ पे पूरे गैरिसोन ने, यहाँ पे सभी लोगों ने रिवोल्ट किया यहाँ पर प्रोटेस्ट किया। तो ये किसके खिलाफ? अंग्रेज़ों के खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट रिवोल्ट किया अंग्रेज़ों के खिलाफ। उसके बाद 10th के बाद 11th, इसके अगले ही दिन ये जो चीज़ें हुई ये एक के बाद ही एक हुई थी। 9th को, फिर 10th को, फिर 11th को। इन नेक्स्ट ये जो 11th में था, 11th में को फिर से एक मार्च निकाला गया, एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट निकाला गया। किसके द्वारा? सिपाही के द्वारा। जो उस इलाके के सिपाही थे इन्होंने एक बैंड मार्च निकाला किसकी तरफ? रेड फोर्ट की तरफ इन्होंने एक मार्च निकाला, दिल्ली की तरफ। तो चले गए दिल्ली की तरफ। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। इसमें बहुत सारा कचरा भी था, उसको निकाल दिया गया है। ये खाली इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पर इसमें मिलेंगी। खाली इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पर इसमें याद रखनी पड़ेगी। आगे और भी लेक्चर्स आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आएंगे आपके कांस्टेबल के हिसाब से, उसमें आपको क्वेश्चन निकल जाएंगे। थैंक यू।